निर्दलीय खड़े होने से न हम जीत पाएंगे, न हमारी कोई पहचान बन पाएगी, न हमारी कोई वैल्यू के अंदर इजाफा होगा, और सिर्फ नुकसान ये होगा कि हमारे वोट तकसीम हो जाएंगे। मुल्क के अंदर के मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें इस मुल्क का अगर डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करना है तो विकास के मुद्दे के ऊपर हमें जो है ना वोट देना है। वोट देना है, किसको देना है वो आपका अधिकार है, लेकिन वोट हमें हर हाल में वोट का अधिकार हमें इस्तेमाल करना है। सही तायीद करना इसकी बड़ी ताकीद आई है। अगर कोई इंसान किसी जालिम की तायीद करता है तो फिर उसकी जुल्म के अंदर उसकी तायीद हो जाती है। लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण में गुजरात में मतदान होने वाले हैं, जहां एक तरफ चुनाव आयोग, वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां लगातार लोगों से मतदान की अपील कर रही है। ऐसे में सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतदान कैसे बढ़े, उसको लेकर अपील की जाए। इस वक्त मैं बैठा हूँ मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब के साथ। वह गुजरात मिल्ली काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, उसको लेकर मुस्लिम संस्थाएं किस तरीके से अपील कर रही है और क्या कुछ पहल कर रही है। मुफ्ती साहब, मतदान होने वाला है 7 मई को। ख़ास तौर से कैसी अपील आप करेंगे कि मतदाता घर से निकले और मतदान में हिस्सा लें? इलेक्शन के मौके पर हम लोग जो है मुस्तकिल लोगों के साथ सामाजिक संस्थाएं होती हैं और उलमा इकराम होते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर एक लाएअमल और एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्शन के अंदर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस मरतबा बाकायदा जमा के अंदर इसके मुतालिक बाकायदा अपील की है, मुसलमानों को जागरूक करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के मौके के ऊपर जमहूरी मुल्क के अंदर वोट का अधिकार मिलना ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम मुल्क की तामीर के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर हमारा वोट जब सही जगह के ऊपर जाता है तो गोया कि मुल्क की तामीर के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर हमारा भी हिस्सा है। और अगर वोट अगर हमारा गलत दिशा के अंदर जाता है, गलत जगह के ऊपर जाता है, गोया कि मुल्क की तखरीब के अंदर, मुल्क की बर्बादी के अंदर हमारा भी हिस्सा है। लिहाजा हमारे बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत हम इंडियन नागरिक के नाते हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम वोट की अहमियत को समझें और ये कितना बड़ा हक़ और कितना बड़ा राइट्स हमको मिला हुआ है, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है इस मुल्क के अंदर। शरई नुक्ते नज़र से इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में कई आलिमों का इस मौजू पर पूरा बयान आ चुका है कि वोट की शरई हैसियत क्या है और शरीयत मतदान को लेकर क्या है। असल में वोट को अगर आप देखें तो वोट जो है ना एक तरह से एक राय अम्मा है, आवाम की राय ली जाती है ये, और राय और तायीद जो होती है ये हमेशा सही जगह के ऊपर होती है। तो लिहाजा शरीयत ने राय देना और इसी तरह सही तायीद करना इसकी बड़ी ताकीद आई है। अगर कोई इंसान किसी जालिम की तायीद करता है तो फिर उसकी जुल्म के अंदर उसकी तायीद हो जाती है। अगर आदिल बादशाह और सही लोगों की तायीद करता है तो गोया कि उसका वोट और उसकी राय जो है वो अच्छे और इंसाफ के लिए उसकी गोया की तायीद है। मिल्ली काउंसिल से आप जुड़े हैं लंबे अरसे से। किस तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोग मतदान के दिन घरों से बाहर निकले और अपने इस हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि सामाजिक संस्था होने के नाते जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। क्या अपील आप? बस मैं यही आवाम से कहता हूँ कि भाई ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। 7 तारीख़ जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और अलग अलग तारीख़ों में भी इलेक्शन है, तो जहाँ कहीं भी आवाज़ हमारी पहुँचती है तो हमारी बात ये है कि ये बहुत बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको ज़िम्मेदारी हम समझें। और गर्मी भी है, गर्मी की शिद्दत भी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें निकलना है। जिस तरह हम अपने
दूसरे बहुत सारे कामों को हम लोग जो है ज़रूरी समझकर अगले दिन से हम प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयारी करते हैं। तो इलेक्शन के दिन के लिए हम अगले दिन से तैयारी करें और सिर्फ हम अकेले वोट देने के लिए न चले जाए, बल्कि मेरी अपील है कि पूरे मोहल्ले को जगाए, पूरे इलाके को जगाए और तमाम दोस्त अहबाब को जगाए कि हमें वोट देना है। वोट देना है, किसको देना है वो आपका अधिकार है, लेकिन वोट हमें हर हाल में वोट का अधिकार हमें इस्तेमाल करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम जहाँ बैठे हैं मुस्लिमों का अक्सरियत वाला इलाका है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो यहाँ से मजदूरी करने आया है या जो लोग लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, बावजूद इसके उनका अपना वोटिंग आईडी नहीं है। क्योंकि आप सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे, मामले होंगे, वो आपके पास आते होंगे। तो इसको लेकर किस तरीके से काम करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जितने लोग हैं उन तमाम लोगों का वोटिंग कार्ड बने और वो ही इस मतदान के महापर्व में हिस्सा ले सकें? जी, ये हमारी गुजरात के अंदर और ख़ुसूसन अहमदाबाद के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी संस्था है उसके ऊपर काम कर रही है, जगह जगह के ऊपर कैंप कायम करती हैं। हत्ता कि अब तो जो है मस्जिद के प्लेटफॉर्म से भी माशाल्लाह ये काम हो रहा है। मस्जिदों के अंदर अपील हो रही है, मस्जिद के कैंपस के अंदर उसके लिए कैंप लग रहे हैं। तो ये तो बुनियादी चीज़ है हमारे लिए कि भाई हम ये चीज़ हम तैयार करें और हमें अपने डॉक्यूमेंट को सही करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर डॉक्यूमेंट गलत होंगे तो या डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हमारे पास अधिकार भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हम अपने डॉक्यूमेंट को सही करें। हर हफ्ते कहीं न कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर फ्री जो है कैंप लगते हैं, आपको कोई चार्ज देने नहीं पड़ते हैं, वो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए रहते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों के भी डॉक्यूमेंट खुसूसन जो है इलेक्शन कार्ड के अंदर सुधारे का मसला है या इलेक्शन कार्ड बनाने का मसला है या जिनकी उम्र वोट देने के उस 18 प्लस हो गई है और वोट देने का उनको अधिकार मिल गया है, तो वो तमाम के तमाम लोग जागरूक हो जाए, तमाम के तमाम लोग बेदार हो जाए और उसको जो है तैयारी करें और अपने वोट देने के लिए अपने आप को तैयार करें और वोट का अधिकार को इस्तेमाल करें। मिली काउंसिल इलेक्शन से बिल्कुल पहले जब चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियां जारी करने वाली थी, उससे पहले आप लोगों ने एक अपनी जो मांग थी उन तमाम लोगों को भेजी थी। उसमें खुसूसन किन मुद्दों पर आप लोगों ने राजनीतिक पार्टियों से मांग की थी और उनका जवाब क्या आया था इस वक्त? हाँ, हमारे जो है मिली कौंसिल की तरफ से जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, एक हमारे जो पूरे मुल्क के लिहाज से मुसलमानों के जो ज्वलंत जो इश्यूज़ हैं, मसाइल थे, उन मसाइल को लेकर हमने गुजराती भाषा इंग्लिश से गुजराती इसका भाषा में किया, उसको ज़बान में लैंग्वेज में चेंज करके उसको यहाँ की तमाम पार्टियों को हमने दिया था, तमाम पार्टियों को हमने यहाँ से भेजा था। और उस मैनिफेस्टो के अंदर हमारे जो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि NRC के मसला है, CA का मसला है, हिजाब का मसला है, इसी तरह जो है वक्फ़ का मसला है, माइनॉरिटीज़ का मसला है और इसी तरह मौलाना आज़ाद हमारे मुसलमानों की स्कॉलरशिप का मसला है, औक़ाफ़ की ज़मीनों का मसला है। तो इन तमाम मसाइल को लेकर जो है हमने इसके अंदर हमारी मांग और हमने मुतालिबात को हमने रखा है और हमने पार्टियों से दरख्वास्त की है कि जिसकी भी सरकार बने हमारे मसाइल इन मसाइल के ऊपर आप गौर करें। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले चरण का, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के लिए कुछ राज्यों में मतदान होने हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनेताओं के भाषण के बोलचाल बदल गए, उससे कहीं न कहीं ख़ासतौर से मुसलमानों को सीधा टारगेट किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत जो है हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इलेक्शन के दौरान जो है, हालांकि इलेक्शन तो विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहिए, इलेक्शन जो है कामों के ऊपर लड़ना चाहिए, इलेक्शन ये तो आपको उसके ऊपर लड़ना चाहिए, लेकिन आखिरकार जो है हमारे मुल्क के अंदर फ़िरक़ावारियत इतने अरूज के ऊपर जा चुकी है कि भाई वो आखिरकार वो मुद्दा आ ही जाता है, हिंदू मुसलमानों का मसला आ ही जाता है। तो ये जो है हमारे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, अगर इस मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं, ये मुल्क का नुकसान है। हमें इस मुल्क का अगर डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करना है तो विकास के मुद्दे के ऊपर हमें जो है ना आवाम के पास जाना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान के मसलों को लेकर
बहुत दुरिया हो गई, बहुत खाई हो गई, बहुत नफ़रतें हो गई। अगर ज़्यादा और नफ़रतें बढ़ेगी तो मुल्क को नुकसान होगा, हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। जब चुनावी प्रचार शुरू हुआ तो मौजूदा सरकार जो है उसने विकास के दावे किए, विकास के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजर रहा है, विकास का नामो-निशान नहीं दिखाई दे रहा है। चुनावी मुद्दे कुछ अलग हो गए हैं। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को साफ तौर से घुसपैठिया किया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हो? कितनी मायूसी लगती है कि बतौर एक पीएम मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करना है, जबकि चुनाव आयोग उस भाषण को लेके संज्ञान भी लिया है और नोटिस भी जारी की है। ये बहुत बड़ा अफ़सोस की बात है कि हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा पद वज़ीर आज़म का, उसके ऊपर जो शख्स विराजमान होता है उसको ये पूरे 125 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ के वो नुमाइंदे होते हैं। तो भले वो एक पार्टी को भी जो है बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वक्त वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो उनकी ज़बान से जो है अगर इस तरह की बातें आती हैं तो दुनिया जो है उसका गलत असर लेती है, गलत मैसेज जाता है दुनिया के अंदर। तो इसलिए हमें अफ़सोस हुआ कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को उससे तकलीफ़ हुई है, और मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले से एक कमेंट जो किया गया, मुल्क के करोड़ों मुसलमान को उससे तकलीफ़ हुई है। ये हमें उम्मीद नहीं थी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से कि वो इस तरह से बातें उनकी ज़बान पर कैसे आ गई, हमें मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बहरहाल कही और दुनिया ने उसको नोट लिया है। जिस तरीके से गुजरात में देखा जाए कि 26 लोकसभा सीटें हैं और कई जगहों पर मुस्लिम अक्सरियत लोग हैं, जहाँ के वोटर किसी भी उम्मीदवार के हार जीत में अहम फैसला अदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। जबकि ये कहा जाता है कि भाई आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, तो मुस्लिमों की सियासी हिस्सेदारी को कहाँ आप देखते हैं? अब तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और आप देखिए इस पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमान बहुत कम चेहरे नज़र आएंगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मुसलमानों की आपस की कमज़ोरियाँ भी हैं कि मुसलमानों ने अपना लीडर किसी को मुंतखब नहीं किया है, अपना सियासी लीडर किसी को नहीं माना है। तो हमारी बहैसियत मुसलमान हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हर सूबे से होनी चाहिए, हर शहर से होनी चाहिए। तो गुजरात के अंदर तो जो है ये इतिहास है कि अब तक बहुत मुश्किल है कि गुजरात से जो है मुसलमान बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर पहुँचे। अब तक तो शायद कोई पहुँचा नहीं। अहमद भाई जीत के जा रहे थे, लेकिन उनको हार मिली और उसके बाद फिर भरूच से कांग्रेस ने 1-2 बार टिकट भी दिया, भरूच नवसारी से, लेकिन वहाँ पे भी जीत नहीं मिली। क्या अपील करेंगे मुसलमानों से, क्योंकि अगर मुस्लिम बटे नहीं और एक तरीके से मतदान करें तो उससे उनका सियासी कद जो है वो बढ़ सकता है, तो उसको लेकर आप क्या अपील? जी, मेरी तो सबसे पहले अपील ये है कि मुसलमान एकजुट होकर वोट दें। किसी को भी वोट दें आप, लेकिन एकजुट होकर वोट दें। आप किसी को पार्टी को भी एकजुट होकर वोट देंगे तो आपकी वोट की हैसियत बनेगी, आपकी वोट की वैल्यू बनेगी। अगर आप मुतफर्रिक हो जाएंगे तो कोई पार्टी आपको जो है आपको अहमियत नहीं देगी। तो लिहाजा मुसलमानों से मेरी अपील है कि जिन इलाकों के अंदर जिस पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर आपको कैंडिडेट पसंद है, किसी जगह पर आपको पार्टी पसंद है, किसी जगह के आपको पार्टी पसंद नहीं है, कैंडिडेट पसंद है, वो आपकी इख्तियार की बात है, लेकिन आप एकजुट होकर किसी को वोट दें, मुंतशिर ना हो, अपने वोट को तकसीम ना होने दें। किसी को भी आप देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आप उस पार्टी को देते हैं, तो फिर वो पार्टी आपके मसाइल को सुनेंगे, वो कैंडिडेट आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन अगर आपके वोट तकसीम हो गए तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। कई जगहों पर देखा जाए जहां हम लोग बैठे हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट के तहत आती है। कई निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक बयानबाजी बहुत सारी हो रही है कि बीजेपी ने खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया,
ऐसे मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवारों को क्या मैसेज देंगे कि आप अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बतौर एक मुस्लिम यानी आपको मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं इससे भी वोट बढ़ जा रहा है, तो उन निर्दलीय उम्मीदवारों को क्या मैसेज देंगे? देखो, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका राइट्स हैं कि भाई वो ऐसे इलेक्शन के मौके के ऊपर वो अपना वो खड़े हो सकते हैं। देश का कानून, देश की बंधारण उनको इजाज़त देता है। लेकिन जिस इलाके के अंदर आप खड़े हैं तो आपको वहाँ की मिल्लत और मिल्लत इस्लामिया का भी ख्याल रखना चाहिए। आपके इस तरह से खड़े होने से वोट तकसीम हो जाते हैं, वोट बढ़ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई आपकी कोई हैसियत नहीं बनती है उसके अंदर, ना आपकी सियासी वैल्यू उसके अंदर कोई बढ़ती है। अगर आपको खड़े होना है तो आप किसी भी पार्टी से खड़े हो, जो प्रॉपर पार्टी हो, और वो पार्टी जो है उसकी हैसियत हो, मजबूत पार्टी, उस पार्टी से आप जो है खड़े होकर आप खड़े रहें। निर्दलीय खड़े होने से न हम जीत पाएंगे, न हमारी कोई पहचान बन पाएगी, न हमारी कोई वैल्यू के अंदर इजाफा होगा, और सिर्फ नुकसान ये होगा कि हमारे वोट तकसीम हो जाएंगे। चुनावी माहौल में किस तरीके से सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं ताकि लोगों की वोटिंग को अहमियत समझ में आए और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो? आपके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं। हाँ, यहाँ की बहुत सारी जो है संस्था है। अहमदाबाद के अंदर जो है जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, और दीगर जो है हजरात जो ग्रुप है और नौजवानों की जमातें हैं, वो माशाल्लाह हर जगह के ऊपर कैंप लगा रही हैं, हर जगह के ऊपर घर घर जाकर जो है वोट की अहमियत को समझा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कोशिश हो रही है पूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो है इसके अंदर अपना किरदार अदा करें इलेक्शन के अंदर। जैसे आप लोग मतदान की हिस्सेदारी या प्रतिशत है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की भी यही कोशिश रहती है कि किस तरीके से मतदान बढ़े। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि अगर मतदान बढ़ता है और वो भी 100% मुस्लिम वोट देता है, तो इसको एक नया उन्होंने मायने दिया, वोट जिहाद। दरअसल मामला ये था कि सपा की एक कैंडिडेट है यूपी से, उन्होंने ये कहा था कि वोट जिहाद किया जाए, उसको लेके पीएम मोदी ने पूरा हमला बोला। इसको कैसे आप देखें? अब ये जो है इसके अंदर कोई जिहाद का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम वोट को एक हमारे लिए तो वोट हमारा अधिकार, इस देश ने हमको, हमें इस्लाम ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया, इस देश के बंधारण ने हमको अधिकार दिया हुआ है। तो लिहाजा अगर कोई इंसान, अगर कोई भी देश का बड़े से बड़ा इंसान भी अगर इस तरह का अगर वोट जिहाद यानी वोट को जिहाद के साथ मंसूब करता है, तो फिर इस मुल्क का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। देश चुनाव आयोग हो या इस देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसको तो खुश होना चाहिए, हर एक कम्युनिटी को खुश होना चाहिए, हर सियासी पार्टी को खुश होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोग वोट डाल रहे हैं, हिंदू भी डाल रहे हैं, दलित भी डाल रहे हैं, मुसलमान भी वोट डाल रहे हैं, पटेल भी डाल रहे हैं, पाटीदार भी डाल रहे हैं, तमाम के तमाम लोग वोट डालें, तो हमारे इस मुल्क की खूबसूरती दुनिया के सामने ज़ाहिर होगी। अगर मुसलमान अगर वोट नहीं डालेंगे तो हमारा लोकतंत्र जो हम विश्व गुरु बनने की हम ख्वाब देखते हैं वो कैसे बन पाएगा। लोकतंत्र की विश्व गुरु के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना ज़रूरी है, और लोकतंत्र के लिए सबसे अहम जो मसला है वो माइनॉरिटीज़ का मसला है। और माइनॉरिटीज़ जब तक कमज़ोर रहेगी, और तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क का एक हिस्सा अधूरा है। तो मैं ये इस बयानात को और इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं मैं उसकी तायीद नहीं करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करेगी सब चीज़ें। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 400 पार। इस दावे को कैसे देखते हैं? मौजूदा वक्त के जो सियासी समीकरण हैं उसको आप कैसे देखते हैं? 400 पार होना कितना संभव है, कितना संभव नहीं है? अगर इस मुल्क के जो है 1.25 करोड़ जो बाशिंदे हैं और इस मुल्क के जो पहले वतन हैं वो फैसला करेंगे कि किसको बहुमत देना है, किसको मेजॉरिटी देनी है, किसको पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। अगर किसी को 400 देते हैं तो उनको मुबारक हो, अगर उनको 400 मिलती है। अगर लोकतंत्र के तरीके से आना चाहिए, सही तौर पर जो है, अगर कोई जीत कर जाता है और अच्छी नीयत से जाए वहाँ पर,
अगर किसी भी पार्टी को, अगर कांग्रेस को अगर 400 से ज़्यादा वोट पार्लियामेंट मेंबरान अगर मिलते हैं तो एक अच्छी नीयत से वहाँ पर जाए और तमाम देश के तमाम लोगों का विकास हो, तमाम लोगों की भलाई हो। अगर इस नीयत से अगर 400 या 500 के अगर पूरा का पूरा बहुमत अगर मिल जाता है तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन बशर्ते कि नीयत हमारी सही हो। अगर नीयत गलत है कि 400 पार करके हम ये करेंगे तो ये देश के लिए नेक फाल नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। कांग्रेस कई तरीके का आरोप लगा रही है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो कई चीज़ों में बदलाव करेंगे संविधान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो एक बड़ी संस्था है मुस्लिमों से जुड़ी हुई, उसमें सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कैसे आप देखते हैं? अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि औक़ाफ़ के सिलसिले में अगर कोई बिल लाना है तो शायद अभी तक बिल तो जो है पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ नहीं है। जब तक ये बिल और इसका मसौदा पार्लियामेंट के अंदर जब तक आता नहीं है उस वक्त तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी औक़ाफ़ की मिल्कियतों के अंदर और मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। यानी कि जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात मिले हुए हैं लेकिन और मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। जो औक़ाफ़ की ज़मीनों के अंदर घोटाले होते हैं और लोकल बॉडियाँ जो है बेईमानी करके औक़ाफ़ की ज़मीनों को उसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उसको जो है उससे महफूज करे और वक़्फ़ की ज़मीनों को बचाए। तो अगर वो औक़ाफ़ के अंदर दखल-अंदाज़ी करते हैं, लेकिन ये तो राइट्स औक़ाफ़ वक़्फ़ एक्ट के तहत जो है मुतवल्लियान को राइट्स मिले हुए हैं तमाम वक़्फ़ की मिल्कियतों के ऊपर काम-काज करने का, उसकी निगरानी करने का, उसको तरक्की देने का, उसकी में तो ये तो वक़्फ़ एक्ट ने दिया है और वक़्फ़ एक्ट जो है ये हमारे देश का कानून का एक हिस्सा है। तो लिहाजा अगर वक़्फ़ एक्ट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ ऐसा कानून लाया जाता है तो फिर ऐसे वक़्त के अंदर हमारे पास रास्ते हैं, अदालत के रास्ते हैं। अदालत के रास्ते से हम अपनी बातों को रखेंगे, हम अपनी बातों को लड़ेंगे, हम कानून के रास्ते से फाइट देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस का इस पूरे इलेक्शन में रवैया रहा है, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, कैसे आप देखते हैं कि इससे मुसलमानों का सियासी रहनुमाई कम हो रहा है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर कोई मुस्लिम यहाँ से जीत के नहीं जाएगा तो हमारी बात, हमारे मसलों को संसद में नहीं उठाएगा तो उसको हल कैसे किया जाए? असल में बहुत ही अजीब मसला है। इस वक्त मुसलमान ऐसे कश्मकश के अंदर आ गए हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसलमान अछूत बन गया है। बीजेपी तो मुसलमान को अछूत समझती ही थी, अब कांग्रेस भी मुसलमानों को अछूत समझती है। कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि मुसलमान हमारे पास खड़ा रहेगा, मुसलमान हमारे स्टेज को शेयर करेगा, मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो हिंदू हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। तो कांग्रेस को भी खाली मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी उनको जो है उनको नुमाइंदगी नहीं और मेंबर उनकी जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो ये अफसोस की बात है। और इस देश के अंदर भले ही जो है मुस्लिम कैंडिडेट अगर हारता है, लेकिन कांग्रेस की जो असल पहचान है जमहूरियत और तमाम समाज के तबकात को लेकर आगे चलने का, वो दुनिया के सामने ज़ाहिर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अपने असल जो उसका ओरिजिनल उसका जो चेहरा था और ओरिजिनल उसका जो मिजाज था, उस मिजाज को बदल रही है और कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। विधानसभा चुनावों के दौरान मुस्लिम संस्थाओं से भी कांग्रेस पार्टी के नेता वगैरह मुलाकात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कुछ मैं नहीं देखा या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई कि कांग्रेस ने उनसे राय ली हो कि किस मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में मैदान में उतारा जाए या मुस्लिमों का वोट बटे नहीं, उसको लेके क्या रणनीति बनाए। तो क्या लगता है कि मतलब लोकसभा में कांग्रेस भी मान रही है कि मुस्लिम जीत ही नहीं सकता, इसलिए उनको उम्मीदवार ही न बने? वो तो बात अपनी जगह के ऊपर सही है आपकी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो है ना वो लोकल बॉडी, कांग्रेस के
बूथ मैनेजमेंट, कांग्रेस के लोकल लीडर, तो किसी जगह के ऊपर लीडर सिर्फ नज़र आते हैं कांग्रेस के, लेकिन लीडर के साथ आपके पास आवाम होनी चाहिए, आपके पास पब्लिक और सामाजिक जिम्मेदार आपके साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और ये चीज़ कांग्रेस ने जो है इसके अंदर जो है बहुत बड़ी जो है ना वो भूल की है कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के माइनॉरिटीज़ के अंदर जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, उन ज़िम्मेदारान से राब्ता तोड़ दिया है उन्होंने। किसी ने राब्ता नहीं किया है, किसी भी जमात से उन्होंने राब्ता नहीं किया है, ऑफिशियली किसी से राब्ता नहीं किया। जब तक अहमद पटेल मरहूम थे उस वक्त वो इस चीज़ की फ़िक्र करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद खुसूसन गुजरात के अंदर कांग्रेस का माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं और सामाजिक जो मुसलमानों के ज़िम्मेदार हैं, तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, उनका कोई राब्ता नहीं है, ना ऑफिशियली राब्ता है, ना अनऑफिशियली राब्ता है। ये मोदी जिस तरीके से खास तौर से एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उससे चुनावों में उनको कितना फायदा होगा? देखो, फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ का जो है उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि नई जनरेशन एक 2024 के अंदर जो है वो दुनिया चाँद के ऊपर जा रही है, चाँद के ऊपर कमंडे डाल रही है, और ऐसे वक्त के अंदर ये मजहबी नफ़रत जो है वो हिंदुस्तानी के लोग भी देखते हैं कि नफ़रत से, मजहबी नफ़रत से कितनी खून खराबे होते हैं और कितनी ज़्यादा देश को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, मईशत बर्बाद होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा कामयाब हो। देश के लोग जो है विकास को देखेंगे, नौकरियों को देखेंगे और महंगाई को देखेंगे, उसी को देखकर जो है वो मुंतखब करेंगे पार्टियों को। आखिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से आप क्या अपील करें? मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि हमारा वोट जो है एक मुश्त होकर जाए कैंडिडेट को, और एक दूसरे से का ताउन मुआविन बने, एक दूसरे का सहारा बने। कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, उन ज़ईफ़ों को वोटिंग बूथ के ऊपर ले जाने का इंतज़ाम करें। नौजवान भी जो हैं उसको एक मुतहर्रिक और फ़आलियत का किरदार अदा करें। अगर हम ये काम करेंगे तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी की ग़ुलामी कर रहे हैं, बल्कि ये काम करना गोया कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करना है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, ये इसका मतलब होता है, न कि किसी पार्टी की ग़ुलामी करना। लिहाजा मैं हमारे तमाम नौजवानों को और तमाम तंजीमों के नौजवानों को ये अपील करता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों को वोटिंग बूथ के ऊपर लाए और जो है वोट देने की तरगीब दें। तो ये थे मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भाजपा जिस तरीके से मौजूदा वक्त में विकास के नाम पर नहीं बल्कि दूसरे मुद्दों को चुनावी माहौल में लाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से मुस्लिम समुदाय के लोग नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिससे मुसलमानों को काफ़ी उम्मीद थी कि उनकी दबी कुछ भी आवाज़ को उठाई जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। उसकी वजह से मुस्लिमों के अंदर भी नाराज़गी नज़र आ रही है।